तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर फ्रेम विथ इंक्लाइंड लेग्स। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हम लोग एक काम करते हैं कि एक हम लोग फ्रेम ऐसा कंसिडर करेंगे कि जिसके ये जो लेग्स हैं वो क्या हम लोग के इंक्लाइंड हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो कैसे चेंज हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए जो सबसे पहले हम लोग को कुछ जो फॉर्मूलाज हैं वो याद करने होंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको एक्सटेंड करते हैं। मान लो, ठीक है, अगर इसको एक्सटेंड किया तो ये ओ पॉइंट पे मिलेगा। इसके पॉइंट्स का नाम दे देते हैं हम लोग। ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। ठीक है, अब इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हो गया, इसका लेंथ हो गया L1। ठीक है, इस पोर्शन का ये जो इंक्लाइन लेग है इसका लेंथ हो गया L2, इसका लेंथ हो गया L। ठीक है, अब देखो ये वाला जो लेग है ये वर्टिकल के साथ, ठीक है, जो एंगल बनाएगा इसको हम लोग कहेंगे β1। ये वाला जो एंगल बनाएगा इसको हम लोग कहेंगे β2। ठीक, ये वाली जो लेंथ है इसको हम लोग कहेंगे A1 और ये वाली जो लेंथ है इसको हम लोग कहेंगे A2। ठीक है, अभी हम लोग को β1 से cos β1 इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग β1 अगर निकाल रहे हैं तो हम लोग को इसका cos और tan चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लेंगे, अगर ये स्लोप दिया है तो हम लोग को इस स्लोप का cos और tan चाहिए होता है, तो हम लोग वो क्वेश्चन के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो हम लोग को अगला जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो हम लोग को चाहिए वो होता है साई। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि हम लोग AC का साई लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग साई AC लिखते हैं। तो साई AC की जो वैल्यू होती है वो होती है हम लोग की डेल्टा बाई L1 cos β1। ठीक है, मैंने साइन अभी नहीं लिखा है। अगला CD के लिए देखो, तो साई CD होता है वो कितना होता है, डेल्टा बाई L इंटू tan β1 प्लस tan β2। और वैसे जो साई हम लोग का जो BD हो जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा डेल्टा बाई L2 cos β2। ठीक, अब साई का मतलब क्या होता है कि डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो हम लोग का फिक्स पॉइंट हो गया। अब जैसे मान लो कि हम लोग का लोड इधर से लगा। ठीक है, तो अगर लोड इधर से लगेगा तो देखो इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये जो पेन है, ठीक है, मान लीजिए कि ये जो पेन है ये CD है, तो और ये जो मेरा ये हाथ है ये AC है और ये DB है। ठीक है, देखो तो क्या होगा, ऐसा डिफ्लेक्शन होगा। मान लो कि इस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये ऐसा होगा ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरा ये जो दोनों हाथ है ये एक तरफ इंक्लाइन हो रहा है, मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है रोटेशन का। लेकिन इसका जैसे देखो ये उल्टा रोटेट कर रहा है ना। अगर ये दोनों ऐसा जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो देखो मेरा पेन कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसका मतलब कि इसका रोटेशन और इसका रोटेशन हमेशा सेम होगा, चाहे कोई भी फोर्स हो। अगर ये फोर्स ऐसा लगेगा तो ये दोनों इधर को रोटेट होगा तो ये वाला ऐसा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये AB पोर्शन इधर को रोटेट होगा तो ये कैसा होगा, ये ऐसा रोटेट होगा। ये AC वाला अगर ये ऐसे रोटेट होगा तो ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि AC और जो BD है इसका जो साइन है ये सेम रहेगा, इसका अलग रहेगा। अब जैसे मान लो कि इस फोर्स की वजह से मैं देखूं, अगर मान लो कि ऐसा कोई फोर्स है, ठीक है, तो इस वजह से AC का जो इंक्लिनेशन है, जो डिफ्लेक्शन है वो कैसा है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसके लिए ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। और वैसे ये जो BD है ये भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो जो CD है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो उस हिसाब से फिर हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को पॉजिटिव हो जाएगा। उस पर्टिकुलर केस में हमेशा नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसका हम लोग सिचुएशन के वाइज हम लोग इसको चेंज करेंगे। लेकिन ये होगा कि इसका और इसका हमेशा क्या होगा, सेम होगा साइन, इसका अलग होगा, इसका अपोजिट होगा, डायरेक्ट अपोजिट होगा। ये दोनों निगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव तो ये निगेटिव। ठीक, अब इसके बाद जो अगला हम लोग को टर्म निकालना है वो है A1 और A2। तो A1 का जो फॉर्मूला होता है L1 अपॉन cos β1 इंटू
टेन बीटा वन प्लस टेन बीटा टू, और ए टू की वैल्यू होती है एल टू अपॉन कॉस बीटा टू इंटू टेन बीटा टू प्लस टेन बीटा वन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है कि हम लोग को इसमें थर्ड एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ हम लोग ये निकालते हैं। ठीक है, हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग का यही है जो डायग्राम है, तो इसमें हम लोग ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैसे निकालें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि इसको हम लोग यहाँ पे लगा, ठीक कि तो जैसे मान लिया कि हम लोग का जो फ्रेम है, ठीक है, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी, और इस पर मान लो कि ये कोई फोर्स लग रहा है, ऐसा कोई मान लिया कि फोर्स लग रहा है हम लोग का, ये जो पी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग इतना तो जानते हैं कि यहाँ पे तो नेट कोई मोमेंट ज़ीरो है, यहाँ पे नेट मोमेंट ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट मोमेंट लगेगा वो कितना लगता है, एम ए सी लगता है। ठीक है, यहाँ का जो नेट मोमेंट होता है एम ए सी लगता है। ठीक है, एम ए सी अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ही बनाता हूँ, क्योंकि अगर मान लो कि पॉजिटिव आया तो हम लोग का ही डायरेक्शन होगा ना। तो इसको मैंने मान लिया कैसे, ऐसा हो गया एम ए सी। अब ऐसे यहाँ पे लगेगा एम बी डी। ठीक है, इसका वैल्यू हो गया एम बी डी और इसका वैल्यू हो गया कितना, एम ए सी। ठीक, अभी देखो अगर मान लो कि हम लोग का एक्चुअल आंसर अगर नेगेटिव आएगा, एम ए सी एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो यहाँ पे अपने आप नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, इसलिए एम ए सी लिखो और एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, तो ये हम लोग का सही कंसिडर होता है। अब इसकी वजह से यहाँ पे एक शियर फोर्स आता है, जब हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसके देखो कैसे आएगा। अब जैसे मान लो कि ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस बीम को क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ना इस पोर्शन को, तो मेरा जो नेट रिएक्शन फोर्स चाहिए वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है मेरा मोमेंट, तो हमको यहाँ पे अपवर्ड चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे जो शेयर आएगा वो इस डायरेक्शन में ही आना चाहिए ना, जो भी शेयर आएगा। तो मान लिया कि वो शेयर क्या हो जाएगा, शेयर एट ए सी। वैसे इसका शेयर, ये वाला मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमको इस डायरेक्शन में शेयर चाहिए, एस बी डी। अब हमको पता चल गया ना यहाँ पे रिएक्शन फोर्स कौन सा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि मोमेंट अबाउट ओ इक्वल्स टू ज़ीरो करना है। ठीक है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ इक्वल्स टू ज़ीरो, यही हम लोग को जो मेन कॉन्सेप्ट चीज़ है ये है। तो इसके वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखो, तो हम लोग को क्या करना है कि पूरे फ्रेम में जितने भी फोर्सेस हैं सबका मोमेंट इसके अबाउट निकालना है। पहला तो ये हो गया एम ए सी और एम बी डी, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो गए। मैं ये डायरेक्ट साइन कन्वेंशन भी ले लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो ये एम ए सी प्लस एम बी डी मैंने पहले ले लिया। अब इसकी वजह से नेगेटिव, इसकी वजह से मोमेंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, तो इसको नेगेटिव लिख लिया, माइनस एस ए सी इंटू इसका डिस्टेंस कितना है L1 प्लस L2 इस पॉइंट से, ये हो गया L1 प्लस A1। ठीक है, और माइनस एस बी डी, इसकी वजह से कितना हो जाएगा L2 प्लस A2 हो गया। अब इस P फोर्स की वजह से, P फोर्स की वजह से कैसा आएगा, अगर P फोर्स ऐसा है तो हम लोग को ये आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो इसको हम लोग करेंगे प्लस P इंटू। अब देखो इसका डिस्टेंस क्या होगा, हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर ये लेंथ A1 है तो ये वाला एंगल कितना है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये वाला एंगल हम लोग का बीटा 1 था, तो ये भी तो उतना ही एंगल है, लाइन तो सेम ही एक्सटेंड हुई है, तो ये भी एंगल बीटा 1 है, तो ये A1, तो ये A1 कॉस बीटा 1, तो क्या हो जाएगा हम लोग का A1 कॉस बीटा 1। ठीक, इक्वल्स टू हो गया 0। इसके अलावा अगर और भी कोई फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से हम लोग लिखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे यूडीएल लगेगा तो यूडीएल की वजह से हम लोग को और मोमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0 का टर्म। अब जैसे कि इसका जो वैल्यू है वो हम लोग कहाँ से लेंगे, एस ए सी का जो वैल्यू है क्या आएगा, यहाँ पे जो नेट मोमेंट है ना एम ए सी प्लस एम सी ए अपॉन, ये हो जाएगा एम ए सी प्लस
एम सी ए अपॉन ए वाला लेंथ L1, और वैसे जो हम लोग का एस बी डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एम बी डी प्लस एम डी बी अपॉन L2, ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे हम लोग को ये एक इक्वेशन आ गया मोमेंट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और बाकी जो दो इक्वेशन है वो हम लोग जिस तरीके से निकालते थे उसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो बस इसमें यही है एक एक्सटेंडेड कैलकुलेशन, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है जो हमको इस केस में करना पड़ता है, बाकी सारा कैलकुलेशन हम लोग का नॉर्मल मोमेंट जैसा ही है, ठीक। चलो तो अब हम लोग जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम लोग को एक फ्रेम दिया हुआ है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये वाला लेंथ 3 है, ये 4 है, ये 3 है, और इसका हाइट कितना है 4 है। अगर ये हाइट 4 है तो मतलब ये भी 4 है, ये 4, ये 3, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया अपने आप 5 हो गया। ये 4 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, तो एक तरह से सिमेट्रिक है। अब देखो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ये β1 β2। तो देखो β1 से हमको पता है ना कि हम लोग को cos β1 और cos β2 चाहिए, तो मैंने पहले cos β1 निकाला। अब देखो ये वाला लेंथ बीटा है तो cos β1 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो बेस कितना है 4, तो 4/5, cos β1 कितना हो गया 4/5 हो गया। इसका लेंथ कितना है 5, और tan β1 ये है बीटा, tan क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 ये और 4 ये, तो 3/4 हो गया हम लोग का tan β1। वैसे cos β2 हम लोग का सेम चीज़ है, cos β2 बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5, tan β2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, और इसका लेंथ 5 हो गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो L है इसका लेंथ हो गया 4। हम लोग को सारे टर्म्स हम लिख लिए। अब देखो अब हमको साई ए बी निकालना है। साई ए बी का वैल्यू कितना होता है, साई ए बी ये वाला हो गया, इसका साई डेल्टा अपॉन L1 cos β1, मैंने डेल्टा लिखा, L1 है 5, cos β1 है 4/5। अब ये जो साइन है देखो ये क्या हो रहा है, अगर ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है इसको ऐसा रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, तो ये हम लोग का ये हम लोग का क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, इसलिए मैंने इसको क्या ले लिया निगेटिव ले लिया, मतलब क्लॉकवाइज की वजह से ले लिया, ठीक है, ड्यू टू क्लॉकवाइज, ठीक। अब ऐसे साई सी डी देखो ये वाला जो पोर्शन है ये भी सेम होता है, माइनस होगा डेल्टा अपॉन L2 cos β2, L2 cos β2 की वैल्यू लिखी हमको ये मिल गई। अब देखो साई बेसिक मैंने पॉजिटिव लिया है, ये दोनों का साइन सेम होता है और इसका साइन क्या होता है अपोजिट होता है, पहले ही बताया था, ठीक। तो हम लोग को ये आ गया 3 डेल्टा/8। अब हम लोग अगला कैलकुलेशन क्या करते हैं A1 का क्या होता है A1 क्या फॉर्मूला होता है L1 अपॉन cos β1 tan β1 प्लस tan β2। तो इसके वैल्यू हमने पुट की, हमको ये आ गया 4.17, ये भी आ गया 4.17, ठीक है। ये हो गया हम लोग का A1 और A2 का कैलकुलेशन। अब उसके बाद जो हम लोग को आता है वो आता है क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो देखो हम लोग को जो क्वेश्चन था उसमें एक ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, थीटा बी और थीटा सी। तो थीटा बी और थीटा सी के लिए हम लोग का जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएगा एम बी ए, थीटा बी के लिए एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0, इसके लिए ये हो गया। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होता है वो हम लोग जॉइंट्स को देखते हैं। देखो यहाँ पे ये फिक्स्ड जॉइंट है दोनों, तो उसके लिए हम लोग पहले लिख ले क्या कि थीटा ए और थीटा डी दोनों 0 हो गया। अगर इसमें से एक भी हिंज होता, ठीक है, तो क्या होता इसमें एक इक्वेशन पड़ जाता, यहाँ से एक कम हो जाता, तो ओवरऑल ऐसे बैलेंस हो जाता है। अब हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ए बी पोर्शन में कोई लोड नहीं लग रहा है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट 0, बी सी में लग रहा है WL²/12 हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो वहाँ से हम लोग को बी सी में आ गया, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ पे नो बोर्ड, ठीक है। ये हो गया FEM कैलकुलेशन। अब आप एंड मोमेंट कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 2EI/L इंटू 2 थीटा ए था ना, 2 थीटा ए था, तो थीटा ए तो पहले ही 0 है तो हटा दिया, थीटा बी -3 साई ए बी का वैल्यू लिख दिया, प्लस FEM AB 0, ठीक है।
तो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन का तरीका। ठीक है, कैसे करना है हम लोग को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में सारा वैल्यू लिख दिया। अब हम लोग के पास अननोन कौन कौन से हैं, थीटा बी है, डेल्टा है और क्या है, थीटा सी है। ठीक, तो देखो मैंने क्या मान लिया, 2EI थीटा बी को x मान लिया, 2EI थीटा सी को y मान लिया, 2EI डेल्टा को z मान लिया। उसकी वजह से हम लोग को ये चेंज हो गया। अब देखो हम लोग के पास दो इक्वेशन थे, एम बी ए इक्वल टू 0, एम बी सी इक्वल टू 0, एम सी बी इक्वल टू 0, एम सी डी इक्वल टू 0। तो उसमें पुट कर दिया। हम लोग के पास अननोन कितना है, 3। ठीक है, 3 अननोन है, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन चाहिए। और तीसरा इक्वेशन का तरीका, तो उसी के लिए तो हम लोग इंक्लाइन लेग का कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, तो इतना जो हम लोग ये सब यहाँ पे किए हैं, अभी सीखे हैं ना, तो यही है तीसरा इक्वेशन। तो देखो इस इक्वेशन को हम लोग अप्लाई किए हैं इस क्वेश्चन में, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ इक्वल टू 0। देखो इसको मैंने एम ए बी देखो एंटी क्लॉकवाइज लिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज में इधर से नेगेटिव जा रहे थे, ये इधर ऊपर, फिर इधर जा रहे थे ये वाला। इसका डायरेक्शन समझ में आ रहा है ना, इधर क्यों है। अब हम लोग लिखेंगे एम ए बी और ये एम डी सी। तो एम ए बी प्लस एम डी सी, सबसे पहले ये हो गया, इसकी वजह से निगेटिव आ रहा है, तो माइनस एस ए बी इंटू एल वन प्लस ए वन माइनस एच डी सी इंटू एच डी सी हो गया एल टू प्लस ए टू, और प्लस 30 इंटू ए वन इंटू कॉस बीटा वन। कॉस बीटा वन समझ आ रहा है ना, ये वाला लेंथ, अगर ये बीटा वन है तो ये भी बीटा वन हो जाएगा, तो इंटू 4/5। ठीक है, ये वाला 4/5 है, हो गया हम लोग का कॉस बीटा वन। अब देखो अब हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए। ठीक, तो अब एस ए बी हम लोग को कितना आएगा, तो एस ए बी कितना होता है, एम ए बी प्लस एम बी ए अपॉन ये वाला लेंथ 5, और वैसे ही जो एच डी सी है एम सी टी प्लस एम डी सी बाई 5। ठीक, अब आगे क्या करना है, देखो कि देखो अगर इसको हम लोग ऐड करें 5 + 4 9.17/5 की वैल्यू कितना होता है, 1.83। ठीक है, तो देखो एम ए बी प्लस एम डी सी माइनस 1.83 इंटू ये चारों का सम। ठीक है, तो माइनस 1.83 इंटू ये चारों को लिख दिया, प्लस इसको सॉल्व किया कितना आ गया, 100.08। अब बस आगे हम लोग को ये करना है कि एम ए बी एम डी सी, फिर से ये एम ए बी एम बी ए एम सी डी एम डी सी, इन सब की वैल्यूज़ को हमको वहाँ से लिखना है एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। तो देखो फाइनली ये ऐसे इतना बड़ा एक इक्वेशन बनेगा हम लोग का, सब में एक्स वाई जेड मिला जुला रहेगा। तो उसको हमको क्या करना है, सबको अलग करना है। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन है, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1/5, यहाँ से x का कोफिशिएंट माइनस 1.83 इंटू 1/5, सारा x का कोफिशिएंट निकाल लिया, y कोफिशिएंट निकाल लिया, z का कोफिशिएंट निकाल लिया, और प्लस 100.88 छूट गया था, सॉरी, प्लस 100.88 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सारा x का कोफिशिएंट को सॉल्व किया तो ये आ गया इक्वल्स टू माइनस ऑफ 100.88। ठीक, तो ये सारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 100.88। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हम लोग के पास 3 अननोन्स थे, 3 इक्वेशंस थे। अब इन तीनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिल जाएगा, और वो सारी वैल्यूज़ को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो हम लोग को सारे एंड मोमेंट्स मिल जाएंगे। और हम लोग को इतना ही कैलकुलेट करना रहता है इस इंक्लाइन लेग वाले में, कि सारे आप एंड मोमेंट्स की वैल्यू बता दीजिए, इसके अलावा हम लोग को कुछ फाइंड आउट नहीं करना रहता है। तो ये था ओवरऑल हम लोग का एंड मोमेंट कैलकुलेशन।